Today we are going to study what is agriculture income, and then we will study few cases on that will decide which income is would be called as agriculture income and which income is not called as agriculture income. सबसे पहले हम एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन करता है एग्रीकल्चर इनकम को। उसमें फर्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A का जो ए पार्ट है वो बोलता है अ रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो एग्रीकल्चर इनकम के लिए पहली कंडीशन क्या बोली है? कोई भी तरह का रेंट या कोई भी तरह की रेवेन्यू मतलब इनकम ही है। ड्राइव्ड फ्रॉम द लैंड, उस भूमि से, उस लैंड से वो पैसा या किराया आया है। विच सिचुएटेड इन इंडिया, यानी कि एंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि जो पैसा या किराया उस भूमि से आया हो जो कि भारत में स्थित हो और वह भूमि एग्रीकल्चर के कामों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो पहली कंडीशन क्लियर हो गई। इसका सेक्शन 2 सब 1A का बी पार्ट बोलता है एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड। कौन सी लैंड? जो कि भारत में सिचुएटेड है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होती है। वह लैंड जो है, वह इनकम उस लैंड से एग्रीकल्चर के लिए ली गई हो, इनकम हो। तो वो जो इनकम है स्पेसिफिकली बोला जा रहा है बी पार्ट में कि वो एग्रीकल्चर से ली गई इनकम हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर कल्टीवेटर हमारे यानी कि किसान या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, चलो मैं पूरा पढ़ देती हूँ। द परफॉर्मेंस बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरली employed by cultivator or receiver of rent in kind to render the produce raised or received by him fit to be taken to the market। यानी कि ये बोल रहा है कि देखो, दो व्यक्तियों के बारे में बात हुई है इसमें। एक तो कल्टीवेटर है और दूसरा जो व्यक्ति है वो कौन है? रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। ये दो पर्सन है। कल्टीवेटर तो खुद ही किसान हो गया, दूसरा हो गया रिसीवर इन ऑफ रेंट इन काइंड। तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि लोग ना अपनी ज़मीन को लोगों को किसी खेती के काम के लिए दे देते हैं और एनुअली या मंथली उनसे उस खेती की पैसा ले लेते हैं, या फिर उसी से कुछ प्रोड्यूस उसके अंदर होता है वो ले लेते हैं, शेयरिंग में कर लेते हैं। तो होता एग्रीकल्चर का ही काम है, बट कल्टीवेटर खुद नहीं कर रहा होता है, वो किसी को दे देता है। वेदर वो पैसे पे दे देता हो ज़मीन को, वो भी हो सकता है कि उसने कुछ पैसा लेने के लिए बात कही हो कि भाई तुम इसको यूज़ करो, इतना कुछ भी ज़मीन पे उगाओ, कमाओ, मुझे इतना पैसा दे देना, ठीक है। या फिर उसने कुछ उगाने के बाद जो है उसमें से कुछ प्रोड्यूस ले लेता है और फिर वो उसे बेच देता है। तो रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, इसका मीनिंग यही हो गया कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ हो रहा है, मगर किसान नहीं कर रहा, वह अपनी अपनी ज़मीन पे किसी और को दे रहा है, उससे वह आय हो रही है, उससे वो इनकम हो रही है। तो ये दो बंदे हैं, कल्टीवेटर एंड रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। ये दोनों जो है, ये कह रहा है कि ये कोई भी ऑर्डिनरीली, जो कि मान लीजिए कोई प्रोड्यूस हुआ, खेती का कुछ उगा, तो उसको हम उठा के ऐसे ही तो मार्केट में नहीं ले जाते, उसको थोड़ा साफ सुथरा करते हैं, छीलते हैं। जैसे दालें होती हैं उन्हें सुखाना पड़ता है, और टबैको लीव्स होती हैं वो हरी नहीं यूज़ होती है मार्केट में, उनको सुखाना पड़ता है। तो ये जो छोटे छोटे से प्रोसेसेस होती हैं जो कि किसान मार्केट में ले जाने, प्रोड्यूस को ले जाने से पहले करता है, वह जो ऑर्डिनरी जो करता है, ऑर्डिनरी काइंड ऑफ थिंग जो उस पे होता है, तो वह परफॉर्मेंस जो है वो क्या, वह भी क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर के ही अंडर में आती है। तो
थर्ड पॉइंट कहता है सेल बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड of the produce raised or received by him in respect of which no process has been performed other than the process of nature described in the point 2 of this sub clause। यानी कि वह इनकम जो कि बेचने से वो उस चीज़ को बेच देता है और उसको जो प्रोड्यूस हुआ है खेत में उसको बेच रहा है, सेल बोल रहा है ना, बेच रहा है, और उसको बेचने के बाद सेल करने के बाद उसको कुछ इनकम होती है। और उस इनकम ये याद रखना कि कोई भी प्रोसेस जो उसके ऊपर हो रही है वो ऑर्डिनरी काइंड ऑफ होनी चाहिए, जैसे कि सब क्लॉज 2 में बोला गया है कि ऑर्डिनरी जो किसान करते हैं या ऑर्डिनरी जो किसान जो प्रोड्यूस है उसको टेक अवे टू द मार्केट से पहले उसको थोड़ा बहुत जो उस पर प्रोसेस होती है वही होनी चाहिए। उसके बाद जो सेल होती है वह किस में कहलाती है? वह इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड, वह एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाती है। तो हमने ये समझ लिया सेक्शन 2(1)(a), यानी कि फर्स्ट कंडीशन ये हो गई कि वह लैंड जो है भारत में उपस्थित हो। दूसरा, उससे वह एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही हो, और उससे रेंट या रेवेन्यू कुछ भी आ रहा है वह क्या कहलाया जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी। और दूसरा, इनकम जो है एग्रीकल्चर से आई हो, और कल्टीवेटर या रेंट जो रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड है उन दोनों बंदों ने जो है ऑर्डिनरी प्रोसेस एम्प्लॉय करके ही उसको बेचा हो। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जो सी पॉइंट है इसका। अब तक हमने डिस्कस किया था कि कौन सी भूमि जो है, कौन सी लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड बोली जाएगी, और उससे जो इनकम आएगी वो किस तरह के प्रोसेसेस से करने के बाद भी वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी। तो सी पॉइंट क्या कहता है कि एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द रिसीवर ऑफ रेंट और रेवेन्यू of any such land or occupied by the cultivator or receiver of rent in kind of any land with respect to which or the produce of which process mentioned in subclause 2 and 3 of B of section 2(1)(a। तो इसमें ये कह रहा है, चलो मैं इसको एक साथ ही बता देती हूँ। इसका कह रहा है कि मान जैसे आपने देखा होगा कि फॉर्म कहीं खेत होते हैं, खेत के बीच में कोई कोई लोग जो है छोटा सा मकान बना देते हैं, छोटा सा फॉर्म, छोटा सा 2-3 स्टोरी बिल्डिंग बना देते हैं, जिससे कि वो अपने इक्विपमेंट वगैरह, बिजली कनेक्शन, मोटर जो पानी की फिल होती है, वो सब जो खेती से जुड़े हुए सामान है वो वहीं पर रख दें। बार बार घर से इधर से उधर लाने की ज़रूरत नहीं है, और जो प्रोड्यूस है वो भी वहीं पर वो रख देते हैं सेफली। तो इसे ऐसे हाउसेज या बिल्डिंग जो है जो कि ऑक्यूपाइड की जाती है रिसीवर या फिर कल्टीवेटर के द्वारा, तो ये भी जो है इन बिल्डिंग से जो होने वाली आय है, इनकम है, वह भी क्या कहलाई जाती है? इन एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाती है। तो 3 पॉइंट हो गए कि किसी भी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम के लिए क्या होना चाहिए? वह इनकम या तो वो किराया होगी या फिर वो खुद ही आय होगी अगर वो कल्टीवेटर है। रेंट और रेवेन्यू होगा तो वो कौन सी लैंड से होगा? जो कि लैंड सिचुएटेड है भारत के अंदर और वह एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, और उस पर एग्रीकल्चर का काम होता है, या फिर ऐसा कुछ काम होता है जो कि प्रोड्यूस जो वहाँ पे पैदावार है, जो वहाँ पे खेत में जो उग रहा है, उसको ऑर्डिनरीली जो उस पर प्रोसेस होती है वही की करके उसको रेडी करके किसान ने उसको बेचा है, उससे जो आय हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाती है। या फिर तीसरा पॉइंट बोलता है कि वहाँ पर कोई बिल्डिंग है और उस फॉर्म के बीच में जो कि बेसिकली कल्टीवेटर और या फिर रिसीवर इन ऑफ रेंट इन काइंड जो है वो दोनों बंदे या उसको फॉर्म खेती के कामों के लिए ही प्रयोग में लाते हैं। उससे अगर कोई आय होती है, इनकम होती है, वह भी एग्रीकल्चर इनकम कही जाएगी। तो ये हमने समझा कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। तो अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है कि हम
कैसे इनकम टैक्स ऑफिसर इसको एनालाइज करेगा कि वो इनकम टैक्स इनकम है कि नहीं है। तो इसमें हम 2-3 केस देख लेते हैं। वो केसेस हमें स्पेसिफाई कर देंगे कि ये जो है इनकम एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है। तो पहला केस जो है वो है CIT वर्सेस राजा बिनोय कुमार साहस रॉय। ये केस है 1957 का केस है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो रिस्पोंडेंट है राजा बिनोय कुमार शॉ रॉय, इसके पास जो है 600 एकड़ का फॉरेस्ट होता है। और ये इस फॉरेस्ट के अंदर इसके पास साल और प्यासाल ट्रीज होते हैं जो कि स्वयं से खुद से उग रहे थे। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। तो ये क्या करता है, SSC क्या करता है, राजा बिनोय कुमार शाहस रॉय ये वहाँ से जो ट्रीज हैं उनको बेचता है और बेचकर इनकम करता है। तो ये इनकम इस व्हेन हिज इनकम वाज असेस्ड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर, तो इनकम टैक्स ऑफिसर ये बोलता है कि ये जो आपकी इनकम है इट विल नॉट बी काउंट एज एग्रीकल्चर इनकम। और SSC का कंटेंशन ये होता है कि मुझे इसमें एग्जम्पशन दो सेक्शन 10(1)(a) में, सेक्शन 10(1) में इनकम टैक्स एक्ट के, क्योंकि ये सारी एग्रीकल्चर इनकम है। मगर इनकम टैक्स ऑफिसर का कंटेंशन ये होता है कि ये जो आपने जंगल से पेड़ काट के बेचे हैं, इसमें आपने कोई खुद से तो कोई एग्रीकल्चर इस पे काम किया नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एग्रीकल्चर इनकम है। तो इसमें SSC की कंटेंशन कहते हैं, SSC कहता है कि मैंने इसमें इसको साफ कटिंग ऑफ द चैनल्स एंड पर्न्स ऑफ ट्रीज उनको क्लियर करना, डू वीडिंग, फिलिंग, क्लियरिंग, कटिंग ऑफ चैनल्स, रेन वाटर के लिए हर उनको एसेस द ट्रीज गेट द एनफ रेन वाटर, गार्डनिंग, ट्रीज की सुरक्षा की है, उनको पेस्ट कंट्रोल्स अगेंस्ट द पेस्ट, यानी कि कोई उनको डिस्ट्रॉय ना कर दे, एंड ऑल्सो सोइंग द सीड आफ्टर डिगिंग द सॉइल इन डिनूडेड एरिया। और जहाँ पे खाली एरिया है जहाँ से पेड़ कट गए हैं वहाँ पे हमने बीज भी उगाए हैं, बीज डाल के पौधे भी उगाए हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमने ये एग्रीकल्चर नहीं है, हमने पेड़ों को काटा है, छाटा है, साफ किया है जो अच्छे से ग्रो हो सके, और क्लियरिंग करी है, पानी की उस तक पहुंचाने के लिए चैनल्स बनाए हैं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर तो इसको डिनाई कर देता है। तो केस जो है प्लांट उसमें जाता है अथॉरिटी के पास, और वहाँ जो है डिस्कशन होता है। तो इट वाज सेड, तो अपलांट अथॉरिटी जो कहती है वो डिसीजन देते हैं कि हालांकि आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ कुछ वर्क तो किया है, वो सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज है, दे आर नॉट द बेसिक एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी ऑपरेशंस ऑफ दैट एग्रीकल्चर। तो इस केस में CIT वर्सेस राजा बिनोय कुमार साहस रॉय में कोर्ट ने ये डिसाइड किया, बताया कि किस एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर ऑपरेशंस बोला जाएगा। तो इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि प्राइमरी सेंस डिनोट दैट कल्टीवेशन ऑफ द फील्ड एंड इट्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड इन रिस्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म मीनिंग देयर बाय टीलिंग ऑफ लैंड। यानी कि इस केस में बोला गया कि एग्रीकल्चर किसी भी एक्टिविटी को अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो उसकी जो प्राइमरी जो वर्क होता है एग्रीकल्चर का वो होना चाहिए, जो कि बेसिक ऑपरेशन कहलाया जाता है। जैसे कि टिलिंग ऑफ लैंड, यानी कि जो हल से नहीं खेत को चलाते हैं, ट्रैक्टर से हल चलाते हैं, उसको बोलते हैं टिलिंग ऑफ लैंड। सोइंग ऑफ सीड्स, यानी कि भूमि में बीजों को डालना, फिर उनको उगाना, पानी डालना, यानी कि फ्रॉम द बिगनिंग प्राइमरी बीज डालना और फिर उसमें पौधों का इंतज़ार करना, पानी डालना। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं। एंड ये एग्रीकल्चर, अगर हम कहना चाहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी that we want that it should come into the purview of the agriculture, then it should have these primary activities into his ambit, like tilling of land, sowing of seeds, planting and digging etc. तो हमें ये पता चल गया कि ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम वहाँ पे क्या उगा रहे हैं, लाइक ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स,
प्लांटेशन, ग्रास, पैस्चर्स और बीटल, कॉफ़ी, टी, स्पाइस, टबैको, कमर्शियल क्रॉप लाइक कॉटन, जूट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उसके लिए बेसिक ऑपरेशंस बता दिया था कोर्ट ने कि हल कि हल चलाने से लेकर, सीड उगाने से लेकर, पानी डालने से लेकर, उगने का वेट करने से लेकर जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है वो होनी चाहिए। तो इस केस में जो है वो जो जंगल था, फॉरेस्ट था, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। थोड़ा बहुत जो डीन्यूड एरिया था, खाली एरिया था, वहाँ पे बेशक थोड़े बहुत सीड डाल के पेड़ उगाए गए थे, मगर वो इतना घना जंगल था कि इट डजेंट सीम्स दैट कि इट इज़ द एफर्ट ऑफ द एसएससी ड्यू टू विच ही इज़ गेटिंग लॉट्स ऑफ प्लांट्स विच ही वॉज सेलिंग, इज इट वॉज ड्यू टू हिज एफर्ट। ये नहीं कहा जा सकता कि इतने सारे पेड़ जो थे जंगल से में उगे हुए थे वो एसएससी के एफर्ट की वजह से उगे हैं, कि एसएससी ने बीज डाला है, उगाया है। यह 150 साल पुराना, 150 ईयर पुराना जंगल था, फॉरेस्ट था, and it doesn't seems to the court and the judge that it is the effort of the SSC. So it was decided the primary operations or the basic operations of the agriculture were not done. So we cannot say that it's a agriculture income, and he will not be getting an exemption under the section 10(1) of the. At that time that section was different, but I am saying it 10(1) of the income tax 1961. The case is 1957. At that time the section was for section 4 subclause 3(7) of income tax act 1922. So it was denied by the court to give the exemption, and they don't call it as an income coming from then into the purview of agriculture income. So another case I will talk about is that later I will another video I will discuss two more cases that will elaborately clarify how can we just find out whether the income is an agriculture income or not. That's the first case I already discussed, and later in the next video I will discuss two more cases. And thank you for this your time, and get yourself whatever help I can do, I am doing that.